नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वीडियो एग्ज़ाम के लिए खासकर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आधुनिक भारत के, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। आधुनिक भारत के जितने भी क्वेश्चन हैं तो उनके दो पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो पहला वीडियो आज है, दूसरा वीडियो आपको जल्द मिलेगा। दो पार्ट में आधुनिक भारत के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की खासियत है कि वो क्वेश्चन रिपीटेड जरूर करता है। वीडियो एग्ज़ाम जिनका भी लगा है उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ सजेशन हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खासकर वीडियो एग्ज़ाम वाले और जिनका भी अदर एग्ज़ाम लगा है यूपी ट्रिपल एससी में, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कोच्चि में। कोच्चि में वास्को डी गामा का मकबरा स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। और वास्को डी गामा ने ही भारत के जल मार्ग की खोज की थी। एक क्वेश्चन और है इसी में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत का गवर्नर जनरल रह चुका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसकी समाधि स्थल कहाँ पे है? ये भी पूछा जाता है। तो उसकी समाधि स्थल गाजीपुर में है, याद रखिएगा, गाजीपुर में। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। मतलब ये पूछ रहा है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो ऑप्शन सी, 1612 में पराजित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में की थी। वैसे काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये 2019 लोअर सेकंड में आया हुआ है, लोअर प्लेसेस में आया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा ने। याद रखिएगा, मार्तंड वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेल्लोर विद्रोह, और काफ़ी चर्चित भी रहा है। तो 1806 में। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिएगा, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी। रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के मध्य हुई थी। याद रखिएगा, चार्ल्स मैटकॉफ, अंग्रेज कंपनी के अधिकारी थे चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। मतलब कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 26 लाख रुपया। ठीक है, 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम। ठीक है, आगे देखते हैं। काजू, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। काजू का पहला जो परिचय है पुर्तगालियों ने कराया था। इन्होंने काजू, बादाम, या अगर मैं बात करूं आलू, अनानास, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की पहचान कराने वाले पहले पुर्तगाली ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। तो मतलब कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद कड़ा को मुगल सम्राट को दे दिया था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अवध, अवध के नवाब ने।
ठीक है, आगे देखते हैं। और वैसे भी अगर अवध के नवाब पूछा जाए तो कौन थे, तो शुजाउद्दौला। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो वास्को डी गामा, ऑप्शन डी। देखिए पहला क्वेश्चन था भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब की, तो भी आंसर है 1498। वास्को डी गामा ने कालीकट पर कब उतरा, तो 1498। हर टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो कालीकट में जब उतरा था तो उसका स्वागत किसने किया था, तो हिंदू राजा था जमोरिन, राजा जमोरिन। तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार रणनीति थी या गुरिल्ला रणनीति थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन ए मराठा। तो मराठा में छत्रपति शिवाजी की गुरिल्ला पद्धति युद्ध के लिए काफी प्रसिद्ध थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी शिवाजी। सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन ए तुकाराम। ठीक, तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो द्वंद्व प्रारंभ हुआ किसके मत, मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो मुगलों में कौन था उस समय, तो औरंगजेब। औरंगजेब के समय मराठों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था? तो काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है और टीवी में बचपन से देखते भी आ रहे होंगे आप लोग। तो ऑप्शन डी गंगाधर राव। और रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का क्या नाम था, दत्तक पुत्र का, तो दामोदर राव। ये देखिए जेई में पूछा गया 2021 में। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे यूपी ट्रिपल एससी में, जैसा पैटर्न चल रहा है। इस वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757 में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। और अगर वांडीवास के युद्ध की बात करें तो 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। तभी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को कब्जा लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो इस टाइप से भी यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन सी मैसूर। देखिए श्रीरंगपट्टनम और टीपू सुल्तान जैसी आ जाए तो मैसूर का शासक ही टीपू सुल्तान है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो प्रथम अवध का नवाब कौन था? शहादत खां। और अवध की प्रथम राजधानी क्या थी? फैजाबाद। याद रखिएगा, अवध की प्रथम जो राजधानी थी फैजाबाद थी और अवध का प्रथम नवाब शहादत खां। और इसको एक उपाधि मिली थी नवाबुल मुल्क। ठीक है, याद रखिएगा। किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक, आगे देखते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था, देखिए पहले भी आया हुआ क्वेश्चन जो अभी रिपीटेड हुआ, अब फिर से एक बार रिपीट हो गया लेकिन दूसरे ढंग से। तो ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई 1757, 23 जून 1757 को हुई। और ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर से घुमाया हुआ क्वेश्चन है, तो 1757 में। आगे देखते हैं। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और, फिर से सेम क्वेश्चन, फिर से घुमा के पूछा, तो सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई किसके मध्य हुई? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है, आगे देखते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। मतलब ब्रिटिश अवध को कब्जे में लेने का कारण क्या था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी, ये देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसमें राज हड़प की नीति कई लोगों को लग रहा होगा, लेकिन राज हड़प इसमें नहीं है। तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से इस वजह से अवध को कब्जाया गया था 1856 में। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं कन्फ्यूजन में आप गलत कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा में भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिश हैं तो उनको अंग्रेजी ज़्यादा पसंद होगी, तो ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो अंग्रेजों के सबसे बड़ा योगदान भारत में रेलवे ही था, जो आज भी कायम है। चलिए आगे देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, ऐसे पूछ रहा है। तो बंगाल बिहार उड़ीसा, तीन जगह शुरू किया गया था, तो बंगाल और बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ऑप्शन बी, क्योंकि राज हड़प की नीति किसने चालू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, तो सीधी सी बात है, कट्टर समर्थक भी यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्लियामेंटो सुधार 1909। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि रेगुलेटरी एक्ट आया था 1772 में। तो उसके तहत अगले साल 1773 में सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें 4 सदस्यीय जो न्यायालय था, जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इप्पे, और जो अन्य थे 3, वो हाइड, चैम्बर, लिमेस्टर। ठीक है, ये 3 अन्य थे और एलिजा इप्पे प्रमुख थे। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो बम्बई से ठाणे चली थी 1853 में, और 34 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन सिंपल पूछ रहा है कि पहली जनगणना, तो 1872 करेंगे। लेकिन अगर पूछता कि नियमित जनगणना, तो हम लोग 1881 करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारों या अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी लंदन में? तो याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मैसूर। ठीक है, अगर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला पूछे, तो पहला हैदराबाद था, पहला हैदराबाद और दूसरा मैसूर। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? देखिए, नहीं थी पूछा है, तो ये तीनों थी। ऑप्शन सी, दस्तक नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बॉम्बे, बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो देखिए, फिर से घुमा के पूछा, ऑप्शन सी, 1853। ठीक है, आगे देखते हैं।
बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शारदा अधिनियम। शारदा एक्ट 1929 को ही पारित हुआ था। किसने पारित किया था? तो हरविलास शारदा। हरविलास शारदा नामक एक व्यक्ति थे, उनके प्रयासों से ये लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला डाकघर किस स्थान पर था? तो ऑप्शन डी बॉम्बे। बॉम्बे में पहला डाकघर स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया। तो सिंपल पूछ रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके काल में लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1856 में लॉर्ड कैनिंग। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, अगर लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा तो डाउट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1856 में खत्म हुआ और लॉर्ड कैनिंग का 1856 में कार्यकाल शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग ही करेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। 1891 में बी एस मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो विवाह से संबंधित है तो ऑप्शन बी 12 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम बालिका या लड़की की न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई थी, प्रतिबंधित था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों ने डैश घोषित किया। तो क्या घोषित किया था? तो कन्या हत्या को अवैध। ऑप्शन बी कन्या हत्या को अवैध। और किसके काल में? तो लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग सीधी सी बात है कि शिक्षा पर बल दिया था, लेकिन प्राथमिक माध्यमिक तकनीकी, तो प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था या ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सुविधा का श्रेय किसे जाता है? तो ब्रिटिश शासक को। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यातायात व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है कि महालवाड़ी प्रणाली कब कहाँ लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी। आगे देखते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है और इसी टाइप से आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो सिपाहियों के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा सिपाहियों के द्वारा सबसे पहले। फिर बाद में इसमें सब लोग शामिल हो गए थे, लेकिन प्रारंभ किसने किया था? तो सिपाहियों ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? परिणाम क्या था 1857 के विद्रोह का? परिणाम पूछा है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के अधिकार दे दिया था। मतलब कहने का कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के अधिकार कर दिया था, अधिनियम कर दिया था, उनके अंडर में कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब। नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी थे, उन्होंने किया था। ठीक है, पेशवा थे ये।
आगे देखते हैं। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था? तो बैरकपुर में स्थित था। और बैरकपुर है कहाँ पर? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे ये, ठीक है। आगे देखते हैं। डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। उन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया। मतलब कहने का कि रानी अवंतीबाई लोधी किस जगह से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी रामगढ़, याद रखिएगा रामगढ़। और 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो याद रखिएगा, इसको पढ़ लेते हैं। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। तो याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए और सी सही है, किंतु बी गलत है। ए और सी सही है, बी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, ये गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन सी 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये लोग दिल्ली गए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? मतलब अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की, तो किन किन लोगों ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? अगर आपको नहीं भी याद है तो ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध में 1857 का नेतृत्व कर रही थी, लखनऊ की थी बेगम हजरत महल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? फिर से देखिए, घुमा के क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन डी बेगम हजरत महल, लखनऊ से थी, ठीक है। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ऑप्शन बी एनफील्ड कंपनी की जो बंदूकें थी उन पर सुअर और चर्बी से लेपित करके कारतूस भरे जाते थे, इस वजह से उनको काफी आपत्ति थी, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने विद्रोह नहीं कहा है, ठीक है। और वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी, तो कहाँ पर फांसी दी थी? तो ऑप्शन बी शिवपुरी में फांसी दी थी, ठीक है। ये भी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने रिपीटेड हो गया फिर से। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह या 1857 विद्रोह किसी भी नाम से आ सकता है, तो ऑप्शन बी 1857 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे यहीं तक क्वेश्चन है, आपका पार्ट 1 खत्म होता है। आधुनिक भारत का पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप पे कुछ सजेशंस हैं कमेंट कीजिएगा। इसी तरह हम लोग जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के हर पार्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कंप्यूटर हो, स्टैटिक हो, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर की रेगुलर क्लास आपको मिल रही है, उससे आप लोग लीजिए। बहुत ही कम समय में करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है उसमें, और उतना ही आपको वीडियो एग्जाम के लिए सफिशियंट है, उतना ही आएगा। उससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, उसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए। इस बार वीडियो री एग्ज़ाम में एक सीट पक्की करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।